आ गई तू। अरे तेरा ही इंतजार कर रहा था। याद है कैसे धक्का मारा था तूने मुझे खेत में? अब बता, अब क्या करेगी? अब तो तू मेरी पत्नी बन चुकी है। छोड़ो मुझे। अब देख मैं तेरी कैसे अकल ठिकाने लगाता हूँ। फिलहाल तू सो जा अब आरोही का डर और बढ़ने लगता है, उसकी धड़कन तेज हो जाती है। जैसे तैसे वो सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आती। अब अगले दिन सुबह आरोही हवेली में झाड़ू लगाना शुरू करती है। झाड़ू लगाते लगाते आरोही बाहर की ओर आ जाती है और फिर चलते चलते आरोही एक कमरे के पास आ जाती है जहां आसपास कांटेदार टहनियां रखी होती हैं और एक बड़ा ताला उसमें लटका होता है। बाप रे, इतनी बड़ी हवेली में मैं सुबह से झाड़ू लगा रही हूँ लेकिन अब तक कोई भी ऐसा कमरा नहीं आया है जो इतना ज्यादा गंदा हो। काफी साल पुराना कमरा लगता है। अब आरोही इतना कहती है कि तभी पीछे से उसकी सास आती है और अपनी बहू के बालों को नोचने लगती है। माँ जी, मैं तो बस साफ सफाई कर रही थी और फिर झाड़ू लगाते लगाते मैं यहाँ तक पहुँच गई। लेकिन ऐसा क्या है इस कमरे में और ये इतना गंदा क्यों है? एकदम 100 साल पुराना कमरा लगता है ये। तुझे ये सब जानने की जरूरत नहीं है। कोशिश भी मत करना इस कमरे के आसपास दोबारा भटकने की। चली जाए यहाँ से। अब घबराकर आरोही वहां से चली जाती है। अब इसके बाद आरोही रसोई में खाना बनाने के लिए आती है तो देखती है कि रसोई में राशन काफी कम है। कमाल है, मेरे ससुर इतने बड़े जमींदार हैं, इतने बड़े हवेली में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर की रसोई की राशन के डिब्बे खाली है। माँ जी, माँ जी। अब लाजवंती गुस्से से तिल मिलाती हुई रसोई में आती है। क्या माची माची लगा रखा है? बता क्या हुआ? माँ जी, वो रसोई में राशन बहुत कम है। इतने राशन में सबका खाना कैसे बनेगा? रुक देती हूँ। अब लाजवंती रसोई में बनी एक छोटी सी अलमारी को चाबी से खोलती है और उसके अंदर से एक कटोरे में थोड़ा सा दाल, थोड़ा चावल, थोड़ा आटा और तेल के साथ कुछ मसाले निकालकर अपनी बहू को देती है। ले, इसी से बना ले सबका खाना। पर माँ जी, ये तो बहुत कम है। इतने कम राशन में पूरे परिवार का खाना कैसे बनेगा? जितना राशन दिया है उतने राशन में ही सबका खाना बना, ठीक है? और खबरदार जो तूने उस अलमारी को खोलने की कोशिश की तो। अब आरोही कम कम राशन में अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाती है और सबको खाना खाने को देती है। खाना तो लगभग लगभग इस लड़की ने बहुत बेहतरीन बनाया है। हाँ, खाना खाने में ठीक लग रहा है। कड़ी कड़ी क्या देख रही है? प्लेट में रोटी डाल मेरे। अब आरोही घबराकर अपने पति के प्लेट में रोटी डालती है। जैसे ही आप सब लोग खाना खा लें, ये झूठे बर्तन धुल जाने चाहिए। उसके बाद तुझे कपड़े भी धोने हैं। अब सभी लोग खाना खाते हैं और सबके खाना खाने के बाद आरोही खुद खाना खाने बैठती है कि तभी लाजवंती आती है और उसके हाथ से खाने की थाली ले लेती है। बड़ी जल्दी भूख लग गई है तुझे? अभी तक तो तूने घर का कोई काम भी खत्म नहीं किया है। हाँ जी, खाना खाकर काम कर लूंगी। अभी बहुत तेज भूख लग रही है। नहीं, राशन बहुत कम है बहू। अगर तू ऐसे ही 3 टाइम खाना खाएगी तो इस घर में बचत कैसे होगा? ला, ये खाना दे। अब तू सीधा रात को खाना। अब आरोही भूखे पेट रसोई में आकर सारी झूठे बर्तन धोती है और घर के सभी सदस्यों के गंदे कपड़े बाथरूम में बैठकर धोने लगती है। और इसी बीच आरोही के पेट में भूख से दर्द और गड़गड़ाहट की आवाज आने लगती है। हे भगवान, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे तो लगा था कि मेरा अमीर ससुराल में भरपूर राशन होगा, लेकिन यहाँ तो मेरी सास राशन के प्रति जरूरत से ज्यादा ही कंजूस है। अब रात को आरोही सबको खाना बनाकर खिलाती है और फिर खुद खाने बैठती है। तभी लाजवंती उसके प्लेट से एक रोटी उठाते हुए, तुझे 2 रोटी खाने की क्या जरूरत है? अपने घर में तो तू आधी रोटी खाकर ही गुजारा करती होगी ना। यहाँ तुझे 4-4 रोटी चाहिए। चल, ये रोटी वापस कर। अब आरोही नम आंखों से आधा पेट खाना खाकर अपने कमरे में आ जाती है और फिर मायूस होकर खिड़कियों के पास खड़ी हो जाती है। अपने गरीब माता पिता की बहुत याद आ रही है। राशन की कमी तो वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ मेरे माँ बाप अपनी भूख मारकर सबसे पहले मुझे खाना खिलाया करते थे। अब आरोही इतना बोलती ही है कि तभी उसे हवेली के सामने वही बंद कमरा नजर आता है और उसे एक कमरे के बाहर उसे 2 अनजान शख्स की परछाई नजर आती है। अरे, ये तो वही कमरा है जहाँ माँ जी ने मुझे जाने से मना किया था। लेकिन इतनी रात को उस कमरे के पास किसकी परछाई है? कौन है वहाँ? अब बिना कुछ सोचे समझे आरोही टॉर्च लेकर उस बंद कमरे के पास आकर खड़ी होती है। कौन था? यहाँ कौन भाग कर गया यहाँ से? अभी कौन है? अब आरोही कमरे के बिल्कुल सामने खड़ी होकर ऊपर से नीचे तक कमरे को घूरने लगती है। हे भगवान, ये कमरा देखने में बिल्कुल 100 साल पुराना लगता है। इतने पुराने कमरे में कौन ही आना जाना कर रहा था? इतना बड़ा ताला भी लगा है यहाँ। अब आरोही 1000 सवाल अपने दिमाग में लेकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब घर के सभी सदस्य एक साथ होते हैं तो आरोही वहां आती है।
माँ जी, पापा जी गुस्सा मत कीजिएगा, मैं जानबूझकर नहीं गई थी, लेकिन उस कमरे के पास वो जो कमरा है ना, आप मुझे जाने से जहाँ रोकते हैं, वहाँ कल रात मुझे किसी की परछाई दिखी थी और कुछ लोगों के भागने की आवाज भी आई थी मुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां जाने की? कौन था वहां? किसको देखा तूने? सच सच बता। मैं किसी को देख नहीं पाई पापा जी। सुन, कल रात तो चली गई, लेकिन आज के बाद तुझे उस कमरे के अंदर से या उस कमरे के बाहर कैसी भी आवाज आए, कैसी भी परछाई दिखे, लेकिन फिर भी तुझे उस कमरे के आसपास नहीं भटकना है। इसी में तेरी भलाई है। अब अपने ससुर की ये बातें सुनकर आरोही के मन में एक अजीब सा शक पैदा होता है, लेकिन वो कोई सवाल जवाब किए बगैर वहां से चली जाती है। अब इस बार आरोही फिर से जब रसोई में खाना बना तो राशन की काफी ज्यादा शॉर्टेज होती है। अब आरोही राशन मांगने अपनी सास के पास बाहर आती है। माँ जी, राशन दे दीजिए, खाना बनाना है। तो कुछ ज्यादा ही राशन खपत नहीं करने लगी है? नहीं ससुर जी, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि माँ जी तो राशन मुझे इतना ही देती है कि सिर्फ उस राशन में आप लोगों के लिए ही खाना बन पाता है, मेरे लिए तो खाना बचता ही नहीं है। तभी गुस्से से लाजवंती आरोही के हाथ को मोड़ती हुई, अच्छा, यहाँ तुझे पेट भर के खाना चाहिए? अरे जानबूझकर मैं तुझे कम राशन देती हूँ जिसमें सिर्फ हम लोगों का खाना, और तू भूखी रहे। अपने गरीब घर में तो तू भूखी भी रहती थी ना, और इस घर में तू सिर्फ हमारा कर्ज चुकाने आई है, राज करने नहीं। और क्या नहीं तो, वरना तुम जैसी गरीब घर की लड़की मेरी भाभी इस जन्म में तो हरगिज नहीं बनती। अब इतने में हवेली के अंदर एक शख्स आता है। मालिक जी, ये लीजिए, ये कुछ ब्याज के पैसे हैं। ब्याज ही देते रहोगे या कभी सूद भी चुकाओगे? हाँ मालिक, कोशिश पूरी कर रहा हूँ सूद देने की। अभी फिलहाल आप ये ब्याज के पैसे ही रखें। अब इतना कहकर उदय वहां से चला जाता है और फिर उन्हीं पैसों से लाजवंती राशन की दुकान से राशन खरीद कर लेकर आती है और अपनी बहू को देती है। अब आरोही रसोई में खाना बनाती हुई, हे भगवान, मैं समझ गई, इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं है, ना ही इनके पास राशन की कोई अच्छी व्यवस्था है। ये बस अपने पूर्वजों की बनाई हुई हवेली पर राज कर रहे हैं, वरना इनकी खुद की तो जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। लोगों के ब्याज के पैसे पर इनका खर्च चल रहा है। अब खाना बनाकर आरोही सबको खाना खाने को देती है। अब इसी तरह एक दिन आरोही फोन पर बात कर रही होती है और बात करते करते आरोही उसी कमरे के पास आ जाती है जिस कमरे के पास आने से उसको सख्त मना किया गया है। हेलो आरोही, आरोही तू मेरी बात सुन रही है ना? कहाँ खो गई तू? आखिर क्या छिपा है इस कमरे के अंदर? क्यों बंद है इतने सालों से ये कमरा? लगता है कोई आ गया है और वो किसी से बात कर रही है। मैं फोन रख रही हूँ आरोही। ठीक है, तू फोन रख। हाँ, तो मैं क्या सोच रही थी कि ये कमरा इतने समय से आखिर बंद क्यों है? 1 मिनट। अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? इस 100 साल पुराने कमरे के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही है जैसे मानो कोई अंदर बैठकर किसी चीज को तेजी से कूट रहा हो। हे भगवान, कहीं मेरे ससुराल वालों ने इस कमरे के अंदर किसी को कैद तो करके नहीं रखा? मुझे उन पर एक पैसे का विश्वास नहीं है, लेकिन मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, कहीं मुझे कोई देख ना ले। अब इसी तरह कुछ हफ्ते गुजरते हैं और एक दिन कुछ छोटे किसान जमींदार ओम प्रकाश के घर आते हैं। उनके चेहरे पर लाचारी और बेबसी साफ साफ झलक रही होती है। अरे भाई, तुम लोग सुबह सुबह यहाँ क्या करने आए हो? फसल की कटाई नहीं करनी है क्या? 100 बीघा जमीन की फसलें ऐसी ही पड़ी हुई हैं अब तक। अरे फसल की कटाई करने के लिए शरीर में जान भी तो होनी चाहिए। मालिक, घर में राशन का एक दाना नहीं है। मैं और मेरा गरीब किसान परिवार कई दिनों से भूखे पेट फसल की कटाई कर रहा है। मुझे थोड़ा राशन दे दीजिए मालिक। हाँ, हमें कुछ पैसे या फिर थोड़ा राशन ही दे दीजिए जिससे हमारे गरीब परिवार का पेट भर पाए। हाँ मालिक, कुछ तो कीजिए। आप इस गांव के उच्च जमींदार और हमारे सेठ हैं, सब कुछ आपके हाथ में ही है। अरे मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मैं कहाँ से पैसे दूंगा? ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही राशन। मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे लिए। तभी वहां पर आरोही आती है। ससुर जी, क्या फायदा आपका इतने बड़े जमींदार होने का जब आप इन गरीबों की मदद नहीं कर पा रहे हैं? आखिर कुछ तो कीजिए इनके लिए। उनकी आखिरी उम्मीद आप हैं और आप ही उनकी उम्मीद तोड़ रहे हैं। अब लाजवंती वहां आकर गुस्से से लाल पीली होती हुई कहती है, अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें किसानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? अरे तुम इस घर की बहू हो तो बहू की तरह रहो, और तुम लोगों को कोई पैसा वैसा और कोई राशन नहीं मिलेगा। जाओ यहाँ से, जाओ फसल काटो। अब निराश होकर सभी किसान वहां से चले जाते हैं, लेकिन लाजवंती का गुस्सा अभी भी शांत नहीं होता। वो खींचकर जोरदार चांटा अपनी बहू के गालों पर लगाती है। क्यों री, अपने आप को मुखिया समझती है तू इस घर का? क्या बकवास कर रही थी उन गरीबों किसानों से? वैसे तेरे तो रिश्तेदार लगते हैं ना वो किसान, क्योंकि तू उन्हीं गरीबों की मंडली से उठकर जो आई है।
गलती हो गई माँ जी, आपको जिसके साथ जो करना है कीजिए, मैं अब कभी नहीं बोलूंगी। अब रोती रोती आरोही वहां से चली जाती है। इसी तरह एक दिन आधी रात को शुभंकर कमरे में एक लड़की से हंस हंस कर बात कर रहा होता है। अरे तुम चिंता क्यों करती हो? मैंने तो तुम्हें अपने दिल में जगह दे रखी है। तुम कहो तो कल ही मैं तुमसे शादी कर लूं। अब यह सुनकर आरोही को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने पति के हाथों से फोन छीन कर फोन काट देती है। आपको शर्म नहीं आती? शादीशुदा होने के बाद भी आप दूसरी औरतों से शादी करने के वादे कर रहे हैं। अब ये देखकर शुभांकर गुस्से से अपने कमर से बेल्ट निकालता है और आरोही के बदन पर उसी बेल्ट से खींच खींच कर मारने लगता है। तुझे पहले भी समझाया था ना कि तू इस घर में बस अपनी गरीब बाप का कर्ज चुकाने आई है। अपने आप को इस घर की मालकिन या खुद को मेरी पत्नी समझने की गलती दोबारा मत करियो। अब इतना कहकर शुभांकर कमरे से बाहर चला जाता है। आरोही वहीं फूट फूट कर रोने लगती है। अगर मेरे पिता गरीब नहीं होते और उनके ऊपर इन अमीर जमींदारों का कर्ज नहीं होता तो मैं कभी इस घर की बहू नहीं बनती। राशन तो राशन, मुझे तो इस घर में मेरे पति का प्यार भी नहीं मिलता। मेरा पति वो एक नंबर का हैवान है, सास कंजूस, ससुर दरिंदा और नंद मतलबी, जिसे सिर्फ अपनी दुनिया से मतलब है। हे भगवान, ये किस नर्क में लाकर छोड़ दिया है तूने। अब इसी तरह कुछ हफ्ते कुछ महीने गुजरते हैं और अचानक गांव में बाढ़ आ जाता है। इस बाढ़ में मूसलाधार बारिश भी हो रही होती है, जिससे लोगों का सामान, दुकान, घर, खाने पीने की चीज सभी पानी में डूबने लगता है। साथ ही गरीब आरोही के माता पिता भी बेघर हो जाते हैं। हे भगवान, सब बर्बाद हो गया, कोई मदद करो हमारी। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? भुखमरी के साथ साथ गांव में बाढ़ भी आ गई है। क्या होगा अब हमारा? मेरी छोटी सी दुकान थी, वो भी पानी में डूब गई। मेरा तो छोटा सा फूस का घर था, उस घर में 1 से 2 दिन का खाने पीने का राशन का सामान पड़ा हुआ था, सब कुछ डूब गया। ना घर है ना राशन, अब लोगों का परिवार कहाँ रहेगा, क्या खाएगा? अब धीरे धीरे ये बाढ़ का पानी जमींदार की हवेली तक पहुंचने लगता है, लेकिन हवेली की इमारत इतनी मजबूत और ऊंची होती है कि हवेली को नुकसान नहीं पहुंचता। हमें लोगों की मदद करनी चाहिए ससुर जी। सबका घर, राशन, परिवार, छोटा मोटा व्यापार, जमीन सब पानी में डूब रहा है। इस बाढ़ को रोकने के लिए ससुर जी कुछ तो कीजिए। हाँ, बाढ़ रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं जिन जमीनों पर खेती करता हूँ वो जमीन भी बाढ़ का शिकार हो रही है। अब ओम प्रकाश गांव को बाढ़ के कहर से बचाने के लिए बिना पलक झपकाए तुरंत सैकड़ों मजदूरों को मैदान में उतारता है और खुद भी बाढ़ के पानी में उतरकर नदी के किनारे एक विशाल और मजबूत बांध खड़ा करवाता है, जिससे सभी गांव वाले सुरक्षित होते हैं। अब गांव वाले सुरक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन गांव वालों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई मांगने के लिए वो लोग जमींदार ओम प्रकाश के पास आते हैं, जिससे आरोही के गरीब माता पिता भी होते हैं। मालकिन, चंद पैसों और राशन से हम गरीबों की मदद कर दीजिए। पिताजी, माँ, हमारी मदद कीजिए, हम लोग बहुत परेशान हैं। दुकान, घर सब चला गया उस बाढ़ में हमारा। हाँ, यहाँ हजारों लोग आज बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आए हैं सेठ जी, आप हमारी मदद कीजिए। देखिए, बगैर घर के तो फिर भी हम रह लेंगे, लेकिन इस पापी पेट को कैसे समझाएंगे? अरे छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उन्हें खिलाने के लिए घर में राशन नहीं है। हमारी मदद कीजिए साहब, हमने सारी जिंदगी आपकी गुलामी की है। हमारी मदद करिए मालिक। अब गुस्से से ओम प्रकाश सभी किसानों को देखकर तिलमिलाते हुए कहता है, अरे तुम लोगों को सुरक्षित करने के लिए गांव में नदी किनारे बांध बनवा तो दिया है, अब क्या तुम सबके घर में राशन भी भरवाऊं? अरे बाढ़ मेरे यहाँ भी आई थी और मेरे भी काफी जमीनों का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? ऐसा मत कहिए ससुर जी, कितनी लाचारी और बेबस हालातों से ये आपसे मदद मांगने आए हैं। इसमें मेरे गरीब माता पिता भी शामिल है। बहू, तुझे कितनी बार समझाया है घर के फैसलों में दखल अंदाजी मत किया कर। राशन का एक भी दाना नहीं मिलेगा इनको। अगर हमने इनको राशन दिया तो हम क्या खाएंगे? अब धक्के मारकर लाजवंती सभी गरीब किसानों को अपनी हवेली से भगा देती है। वहीं आरोही गांव वालों की स्थिति देखकर बहुत परेशान रहने लगती है और रात को हवेली के बाहर चक्कर काट रही होती है। हे भगवान, मैं ना तो उन गरीब किसानों की मदद कर पा रही हूँ, ना ही अपने माता पिता की। बेचारे राशन के लिए कितना तरस रहे हैं। अब खुद से बातें करते करते आरोही फिर से उसी 100 साल पुराने कमरे के पास आ जाती है। अब आरोही उस कमरे की ओर जैसे ही बढ़ती है, उस कमरे के बाहर चारों तरफ ढेर सारे काले चमगादड़ मंडराने लगते हैं। बाप रे, कमरा तो दिन पर दिन मुझे भूत बंगला लगने लगा है। मैं भी पता नहीं क्यों ही बार बार इस कमरे के आगे आ जाती हूँ। पता नहीं क्या रहस्य है इस कमरे का। अब इतना कहकर आरोही अपने कमरे में आ जाती है, लेकिन फिर रात के 2 बजे अचानक आरोही की नींद खुलती है। कितनी गर्मी हो रही है कमरे में। कमरे की खिड़की खोलती हूँ।
अब आरोही जैसी कमरे की खिड़की खोलती है, आरोही को उस 100 साल पुराने कमरे के सामने अपनी सास और नंद नजर आती है। अरे ये तो माजी और नेहा है, लेकिन इतनी रात को सबके सो जाने के बाद ये दोनों इस कमरे के पास क्या कर रही है? पुराने कमरे के पास आती है। आखिर क्या रहस्य है इस कमरे का? अब आरोही जैसी उस कमरे के दरवाजे को छूने जाती है, उसके हाथ में कांटे कट जाते हैं। बाप रे, इस 100 साल पुराने कमरे को तो कांटों से ऐसे ढका हुआ है जैसे मानो इसके अंदर कोई खजाना छुपा हो। अब आरोही एक एक करके कांटों की टहनियों को वहां से हटाती है। बाप रे, इतना बड़ा ताला! ये ताला भी काफी पुराना लगता है। मुझे नहीं लगता कि इसकी चाबी किसी के पास होगी, इसे तोड़ना होगा। अब आरोही हथौड़ा लेकर आती है और फिर हथौड़ा से तेज तेज उस ताले पर मारने लगती है और तभी ताला बीच से टूट जाता है। अब आरोही बड़े से कुंडी को अपने हाथों से खोलती है। कुंडी खुलते ही कमरे के अंदर से खतरनाक चमगादड़ कौवे निकलकर बाहर आते हैं। वही चारों ओर मकड़ी का जाला लगा होता है। कितनी डरावनी जगह है ये। अब आरोही मकड़ी के जाली को साफ करके जैसी कमरे में पूरी तरीके से दाखिल होती है, वो देखती है कि ढेर सारे पीतल के कनस्तर में 100 साल पुराना राशन रखा हुआ है। बाप रे, इस कमरे में इतना सारा राशन है। इतने सारे जूट के बोरे, 500 किलो दाल, 500 किलो चावल, 500 किलो आटा, तेल, घी, बेसन। पीतल के इतने बड़े बड़े कनस्तर में 25 किस्म की दालें, गेहूं, बाजरा, मक्का जैसे सभी राशन के सामान शामिल है। अब आरोही इतना कहती ही है कि तभी इस खटपट की आवाज से आरोही के ससुराल वाले भी उठकर उस 100 साल पुराने कमरे के अंदर आते हैं और वो भी कमरे में चारों तरफ राशन भरा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। बहू, ये तूने ताला तोड़ दिया और इस कमरे में इतना सारा राशन है। अरे खड़ी कहाँ है यहाँ पर? चल साइड हो, इसमें से तुझे कुछ नहीं मिलेगा। ये सब कुछ हमारा है और अब हम इसे महंगे दाम में बेचकर और अमीर बन जाएंगे। हाँ और क्या, ये सब कुछ हमारा है, इसमें तेरा कोई हक नहीं है। इतने में आरोही की नजर एक चिट्ठी पर जाती है। रुक जाइए, यहाँ कुछ है। अब आरोही फौरन वो चिट्ठी उठाती है कि तभी लाजवंती अपनी बहू का हाथ मोड़कर उसके बालों को खींचने लगती है। रुक, इसे तू नहीं पड़ेगी। अब सास बहू की लड़ाई सुनकर गांव वाले भी एक एक करके उस 100 साल पुराने कमरे में घुस जाते हैं। साथ ही आरोही के गरीब माता पिता भी वहां आ जाते हैं। रुक जाइए, हाथ पीछे कीजिए अपना। वो तो शुक्र है भगवान का कि बाढ़ में सब कुछ बहने के बाद हम सब यहीं आसपास भटक रहे थे और मुझे अपनी बेटी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? अरे बाप रे, इतना सारा राशन! अरे मालकिन, आप तो पूरे गांव में रोती फिरती थी कि खाने को एक दाना तक नहीं है राशन का हवेली में, और यहाँ पूरे 100 साल पुराना राशन छुपा कर रखा है आपने। बेटी तो भी मिली हुई थी इनके साथ? नहीं पिताजी, मैं इन लोगों के साथ नहीं मिली, बल्कि ये लोग तो मुझे यहाँ आने से हमेशा रोकते थे। लेकिन आज हिम्मत करके मैंने ये 100 साल पुराना कमरा खोलने की कोशिश की और अब मैंने ये कमरा खोला तो यहाँ मुझे 100 साल पुराना राशन मिला। छोड़िए माची मुझे, अब मेरे साथ पूरा गाँव है। बेटी, तुम्हारे हाथ में कोई बहुत पुरानी चिट्ठी है, जरा इसे जोर से पढ़ो तो सही। हम भी तो सुने कि 100 साल पुराने राशन का असली माजरा क्या है। अब आरोही कांपते हाथों से वो चिट्ठी पढ़नी शुरू करती है। मेरे प्रिय बेटे गजानन, बहू सुभद्रा और पोती आरोही, मैं जानता हूँ कि 100 साल बाद जब भविष्य में मेरे परिवार पर राशन का संकट आएगा तब तुम इस गुप्त कमरे तक पहुँचोगे। मैंने इस 1 साल के राशन में ऐसे दुर्लभ आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां मिलाई है जिससे ये 100 साल तक बिल्कुल ताजा रहेगा। ये 1 साल पुराना अन्न भंडार सिर्फ और सिर्फ मेरी पोती आरोही और मेरे परिवार के अधिकार में है। इस पर किसी और का कोई हक नहीं होगा। हे राम राम, हम तो सोच रहे थे कि ये बेचारी गरीब की बेटी है, इसके मायके में भुखमरी है, पर यहाँ तो गरीब की बेटी के घर ही मिला 100 साल पुराना राशन से भरा कमरा। ऐसी किस्मत तो पूरे गाँव में किसी के नहीं देखी। सही कहा, वैसे इसकी सास तो इसे गरीब घर की बेटी कहकर तंज कसती थी और आज उसी गरीब बेटी के घर में 100 साल पुराने राशन का पहाड़ निकल आया। अब बोलो सासू जी, कौन अमीर और कौन गरीब? चुप करो तुम लोग, ये सब कुछ हमारा है। अब ये सब सुनकर गांव वाले पत्थर उठा उठाकर आरोही के ससुराल वालों को मारने लगते हैं। अरे गद्दार हो तुम, सारी जिंदगी बस गद्दारी की है तुम सब ने। अरे रुको गांव वालों, हमारे और गजानन के पूर्वजों में पहले गहरी मित्रता थी जो बाद में दुश्मनी में बदल गई, और हमें बस इतना पता था कि ये बंद कमरा पुराना है, पर इसके अंदर क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता था।
आज इस चिट्ठी ने साफ कर दिया कि हमारे पूर्वज भले लड़ते रहे, पर आरोही के दादाजी ने 100 साल पहले ही अपने पूरे परिवार और गांव के लिए यह अनाज छुपाया हुआ था। अब जब सब सच सामने आ गया है तो इस राशन पर पहला हक आरोही का ही बनता है। ये सुनकर गांव वालों को थोड़ा सा धीरज मिलता है और वो शांत होते हैं। सासू माँ देखिए, जिसे आप मेरी गरीबी समझ के ताने मारती थी, आज वही गरीब बेटी का 100 साल पुराना राशन इस पूरे गांव का पेट भरेगा। बाढ़ में आप सबका राशन बर्बाद हो चुका है, पर मेरे परदादा का ये अनाज किसी एक कमरे में सड़ने के लिए नहीं है। आज इस कमरे का एक एक दाना पूरे गांव के बाढ़ पीड़ितों में बांटा जाएगा। अब अगले दिन सुबह आरोही और उसके गरीब माता पिता सारा राशन बाहर निकालकर गांव वालों के सामने रखते हैं और फिर गांव के प्रत्येक व्यक्ति को भरपूर राशन बांटते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटी। हाँ बेटी, भगवान तेरे दिन दुगने रात चौगुना करें। अब ओम प्रकाश और लाजवंती भी वहां आते हैं और उनके हाथ में जमीन के पेपर्स होते हैं। आरोही बहू, तूने आज सबका पेट भरकर मेरी आंखें खोल दी। तेरे पूर्वज 100 साल पहले ही पूरे गांव का भला सोच चुके थे, और एक हम थे जो इतने सालों से इस गरीब वर्ग और दलितों को सताते और तड़पाते आ रहे थे। आज तेरी इस दरिया दिली को देखकर मेरा कलेजा कांप गया है। हाँ, और इसलिए आज हमने फैसला किया है कि अब हम अपनी हवेली की आधी जमीन को बेचकर गांव के उन दलित गरीब वर्ग को जमीन देंगे जिनके पास रहने की जगह नहीं है। अब ये सुनकर आरोही बहुत खुश हो जाती है और फिर ओम प्रकाश अपने हाथ से गरीब लोगों को जमीन के पेपर देता है। अरे शुक्रिया मालिक, आपने हमारे बारे में इतना सोचा। आज से हमारे पास रहने की जगह और खाने के लिए भरपूर राशन है। अब इस दिन के बाद से आरोही के ससुराल वाले पूरी तरीके से बदल जाते हैं। वो गांव के समर्थन के लिए हमेशा कुछ न कुछ करने लगते हैं। वहीं आरोही का पति भी अब उसे प्यार करने लगता है। साथ ही आरोही के गरीब माता पिता को भी रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाता है।